अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह मैनेजमेंट को थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करने जाएँगे। आज हम कोशिश करेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, इसके मुतालिक डिस्कस करें और क्लासरूम को कैसे मैनेज रखा जाए और क्लासरूम मैनेजमेंट के क्या इम्पोर्टेंस है और क्लासरूम मैनेजमेंट के इसकी स्कोप क्या है एंड व्हाई डू वी नीड अ मैनेज्ड क्लासरूम। तो बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स की जानिब, प्रेज़ेंटेशन की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बात जो है कि क्लासरूम मैनेजमेंट इसकी ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले जब हम 18 सेंचुरी की बात करते हैं, 17 या उससे पहले की बात करते हैं, तो उस वक़्त में जो है क्लासरूम मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। बाकायदा इसको एक एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता था और उसको बाकायदा इसको लर्निंग का एक हिस्सा नहीं बनाया गया था। लेकिन इसके बाद यानी 20th सेंचुरी में जो है इस पे ज़्यादा काम हुई। इसकी वजह ये है कि जब क्लास बड़ी क्लास होगी, आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स को जब आप टीच करने होंगे, तो तब जो है आपको क्लासरूम मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जो बड़े क्लासेस हैं, इनमें टीच करना ये तकरीबन वर्ल्ड वाइड तमाम लोगों के लिए एक मसला है कि क्लास को कैसे मैनेज किया जा सके। हाई स्कूल तक शायद इतना ना हो, फिर इसके बाद जब आप जाएँगे तो आपको जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ेंगे और करना पड़ेगा और उनको मैनेज रखना पड़ेगा। तो अगर आप मैनेज क्लासरूम को मैनेज नहीं करेंगे, तो इसके फिर रीज़न्स फिर ये होंगे, फिर ये होगा कि बच्चे जो है क्लास को फ़ज़ूल समझेंगे या क्लास में बोर होंगे और वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो भी जो है मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो भी इनका डिसिप्लिन भी खराब हो जाएगा और स्टूडेंट्स जो है विदाउट डिसिप्लिन के, विदाउट मैनेजमेंट के फिर वो चल पड़ेंगे। फिर इसमें ये होगा कि टीचर जितना भी मेहनती हो, लायक हो, मुखलिस हो, सिंसियर हो, फिर वो भी जो है बेज़ार होकर फिर सिर्फ़ टाइम पास करने के लिए क्लास में जाकर अपने पीरियड को ख़त्म करके वापस फिर वो क्लास से निकलेगा। बहरहाल ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें जो है क्लासरूम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्लासरूम को मैनेज रखना पड़ता है ताकि जो है स्टूडेंट्स भी एन्जॉय कर सके ठीक से एजुकेशन जो है गेन कर सके, लेक्चर को गेन कर सके और टीचर भी जो है बोर ना हो, टीचर भी जो है तैयार होकर जाए और टीचर भी ठीक तरह से अपनी क्लास को चला सके। अब जी अभी आकर स्कोप की बात करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट की स्कोप इसका क्या है? नॉर्मली जब मैनेजमेंट होता है तो हमारे ज़हन में डिसिप्लिन, बच्चों का खामोश करवाना ये ज़हन में आता है। बल्कि हकीकत में ऐसा नहीं है। क्लासरूम मैनेजमेंट एज़ अ वाइड स्कोप देन डिसिप्लिन ये जो है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है डिसिप्लिन के से हटकर। डिसिप्लिन भी इसमें अगरचे शामिल है लेकिन यहाँ पे ये इसका जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को खामोश करवाना और उनको अपनी जगह पर बिठाना ये चीज़ हम नोट करते हैं कि मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। अगरचे ये डिसिप्लिन भी मैनेजमेंट में आता है लेकिन ये जो बच्चों का खामोश कराना है ये कंप्लीट मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे को आप खामोश करवाएँगे, बच्चों को आप क्लास में खामोश बिठाएँगे, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट सही करके उनको बिठाएँगे, तो इससे बच्चे जो है कोई इल्म हासिल नहीं कर पाएँगे। अगरचे वो इस तरह खामोश बैठने से, बिठाने से उनको यानी इल्म का जो एजुकेशन का या क्लास का जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स है, वो हासिल नहीं हो पाएँगे। और मैनेजमेंट जो है दरअसल अगर देखा जाए तो टीचिंग के दौरान जितने भी वेज़, मीन्स, मेथड्स हैं, जितनी भी चीज़ें
एजुकेशन के प्रोसेस में आते हैं, क्लास में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ें आते हैं, वो तमाम जो है इसमें मैनेजमेंट के ज़मरे में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किस तरह क्लास को स्टार्ट करेंगे, आप किस तरह लेक्चर देंगे, आप किस तरह जो है बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, आप किस तरह बच्चों को आंसर करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो है मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो आपने एक ऐसे वे में अपने क्लास को मैनेज करना है, जिसमें जो है वो उनके बिहेवियर के साथ-साथ, उनके जो है तरबियत के साथ-साथ उनको वो ऑब्जेक्टिव्स भी मिल सके, वो लेक्चर भी जो है उनको समझ आ सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि management is broader than discipline and encompasses the teachers or all educational goals। मतलब एजुकेशनल गोल जितने भी हैं उन सब को जो है उन सब पर ये मुश्तमिल होता है। ये तो स्कोप के आगे बढ़ते हैं हम कि क्लासरूम जिस तरह के टाइप्स ऑफ पेडागोजीज थे, अप्रोच पेडागोजिकल अप्रोच थे मुख्तलिफ काइंड्स के, इसी तरह हम क्लासरूम मैनेजमेंट की थ्योरीज के बारे में जब बात करते हैं तो ये भी 3 किस्म के होते हैं। ये भी 3 किस्मों पर है, जिसमें सबसे जो ओल्डेस्ट वन है, जो सबसे पुराना है, पुराना तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड टीचर डायरेक्टेड क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी। यानी ये सबसे जो पुराना है, आप लोगों को भी इसका अंदाज़ा हो, जैसे कि टाइप्स ऑफ पेडागोजी में सबसे जो पुराना था और अप्रोच में भी यानी टाइप्स ऑफ पेडागोजी में और टीचर सेंटर्ड था, फिर उसके बाद अप्रोच में भी बिहेवियरिज्म था। इसी तरह उनकी तरह का यहाँ पे टीचर डायरेक्टेड क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी है। ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है क्लासरूम मैनेजमेंट की। इनके यहाँ ये कहते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचर की है। अगर बच्चे बदतमीज़ होंगे तो उसका ज़िम्मेदार टीचर है। अगर क्लास में शोर है तो इसका ज़िम्मेदार टीचर है। क्योंकि टीचर ने जो है सब कुछ सेट करना होता है और टीचर ही जो है क्लासरूम की मैनेजमेंट का ज़िम्मेदार है। उसने जो है रूल्स सेट करने होते हैं और उन्होंने बच्चों को खामोश कराना होता है। तो ये मतलब इसमें ज़्यादातर फ़ोकस टीचर पे किया जाता है। इसमें थ्योरी के यहाँ मैं आसान अल्फ़ाज़ में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा जो है इसी तरह जैसे कि वहाँ पे लर्नर या स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी था, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट डायरेक्टेड थ्योरी है। यानी इस थ्योरी के यहाँ के क्लासरूम में जो है जब असल मकसद बच्चे हैं, तो जो है क्लासरूम की मैनेजमेंट की ज़िम्मेदार भी स्टूडेंट्स ही हैं। वो स्टूडेंट्स खुद उनको ज़िम्मेदारी दी जाए कि अपने क्लासरूम को मैनेज कर लें, अपने क्लास सीटिंग को मैनेज करें और यानी बच्चों को खुद उनकी ज़िम्मेदारी दी जाए ताकि वो सीखे भी मैनेजमेंट को और उसको जो है अप्लाई भी करें और ताकि उनका क्लासरूम भी जो है मैनेज्ड हो जाए और उनको साथ-साथ मैनेज यानी मीनिंगफुल लर्निंग भी उनका यानी मीनिंगफुल लर्निंग भी वो कर सके और लेक्चर को गेन कर सके। इसके बाद लास्ट जो थ्योरी है वो कोलैबोरेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी है। इनके यहाँ जो है ना टीचर ज़िम्मेदार है, ना सिर्फ़ बच्चे ज़िम्मेदार हैं। ये कहते हैं कि सब ने मिलकर टीचर्स और बच्चों ने सब ने मिलकर जो है अपने क्लासरूम को मैनेज करना होता है। क्योंकि अकेला टीचर जो है खुद क्लासरूम को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक बच्चे उसके साथ नहीं देंगे और बच्चे खुद क्लासरूम को मैनेज नहीं कर पाएँगे जब तक क्यों टीचर उनको साथ ना दे, टीचर उनका गाइड ना करे। मतलब इनके यहाँ के दोनों को कोलैबोरेशन से स्टूडेंट और टीचर के जो है कोलैबोरेशन से जो है क्लासरूम जो है मैनेज्ड होता है। तो उनके यहाँ जो असल जो थ्योरी है क्लासरूम का वो कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी है। आई होप कि आप लोगों को क्लासरूम के जो बेसिक जो थ्योरीज़ है, मैनेजमेंट की जो थ्योरीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग हमसे जो गिवन टाइम है उसमें आप लोग हमसे जो है बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की जानिब कि क्लासरूम को मैनेज रखने के लिए हमें किन-किन प्रिंसिपल से को अपनाना होगा। उन क्लासरूम मैनेजमेंट को भी हमने अपनाना होता है, उनकी तरफ हम जाएँगे, उन पे हम बात करेंगे। अभी चलते हैं उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी जितने देखिए जितने दुनिया के जितने भी काम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके लिए असूल जो है तयशुदा है। उनको असूलों पर अगर हम अमल करेंगे तो वो मकासद हमें हासिल हो सकेंगे। तो यहाँ पे भी क्लासरूम के जो मैनेजमेंट के जो असूल हैं कुछ, हमें उन पे भी अमल करना होगा ताकि जो क्लासरूम में मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं वो हम अचीव कर सकें और मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों को
दे सके। सबसे पहली बात क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे जो पहली बात है वो है कि असेस, क्लेरिफाई एंड कम्युनिकेट, यानी स्टूडेंट्स के साथ आप उस तरह कम्युनिकेट कर लें और बिल्कुल अपनी लर्निंग को, अपनी क्लास को बिल्कुल क्लेरिफाई कर दें और जो आपके नीड्स है, बच्चों के नीड्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके मुताबिक आप अपने गोल्स को सेट कर लें, अपने क्लासरूम को सेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में जो है कुछ राइट्स होते हैं, बच्चों के राइट्स होते हैं, इसी तरह फिर कुछ स्टूडेंट्स या टीचर के राइट्स होते हैं। मतलब ये कि स्टूडेंट की राइट्स क्या है कि उसको जो है बिल्कुल एक ऐसे क्लासरूम में बिठाया जाए जो उसका राइट है कि खस्ता-हाल ना हो, उसके गिरने का खदशा ना हो, उसमें कोई और सिक्योरिटी की सिक्योर हो सर्वाइवल के लिए, मतलब वो ठीक हो, प्रोटेक्टेड हो, सेफ जो है क्लासरूम हो, ये इसका राइट है। इसके बाद जो है क्लासरूम में उसको थोड़ी बहुत फ़न का भी मौका दे दिया जाए कि मतलब वो एन्जॉय भी कर सके। सिर्फ़ जो है वो क्लासरूम को उसके लिए जेल खाना, कैद खाना ना बनाया जाए, तो ये भी उसका हक है। इसी तरह जो है बच्चे के लिए थोड़ी बहुत उसको आज़ादी भी मिलनी चाहिए ताकि जो है क्लासरूम में वो जो है अपनी खुशी से क्लासरूम में आ सके। तो ये चंद चीज़ें स्टूडेंट की राइट्स हैं, इसी तरह टीचर भी कुछ उसके भी एक्सपेक्टेशंस है, उसकी भी राइट्स है। लाइक a teacher wants students to respect him, कि उसकी रिस्पेक्ट कर ले। इसी तरह एक टीचर चाहता है कि तमाम जो है स्टूडेंट्स उसकी तरफ तवज्जो दें, अटेंशन हो जाए, उनकी तरफ तवज्जो से उनका उसका लेक्चर सुने। तो ये एक टीचर का हक होता है कि वो पढ़ा रहा है, वहाँ से बाकी स्टूडेंट्स जो हैं किसी और काम में बिज़ी हों, तो ये इसकी आप कह सकते हैं अख्तल्फ़ी है और जो टीचर का है रिस्पेक्ट है, वो नहीं है। तो टी ये दोनों आपने क्लेरिफ़ाई करना है और इस पे जो है बेस करना है, इस बेस पर आपने जो है अपने में क्लासरूम को मैनेज रखना है। दूसरी बात हमारे यहाँ जब आ रही है वो है कि आपने जो है कि वार्म, मतलब आपने आप कह सकते हैं इसको कि आपका क्लासरूम जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें नशोनुमा पाने वाला हो, जो आपका क्लास जो है बिल्कुल बच्चों को वेलकम करने वाला हो। अ, आपके क्लासरूम की सेटअप भी ऐसी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए, आपके बाकी जो रवैये हैं या स्टूडेंट्स के साथ या स्टूडेंट्स का आपके साथ वो ऐसा होना चाहिए, वो वार्म होना चाहिए, जो कि बिल्कुल एक ज़बरदस्त माहौल होना चाहिए क्लासरूम में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए फ़िज़िकल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फ़िज़िकल का मतलब ये है कि क्लासरूम को ऐसा होना चाहिए कि वो ठीक एक क्लासरूम कहने के काबिल हो। फिज़िकल एनवायरनमेंट आप बच्चों को आपने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लासरूम क्लीन होना चाहिए और डेकोरेटेड होना चाहिए, उसमें रोशनी का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए और क्लासरूम ऐसे होना चाहिए कि बच्चे जो है बोर्ड पर आप जो लिख सकते हैं, जो दिखाते हैं, वो बच्चे आसानी से सुन सकें और हवा का जो है बंदोबस्त होना चाहिए, टेम्परेचर का, ये तमाम जो है फ़िज़िकल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो ये तमाम आपने जो है एक ऐसा क्लासरूम आपने क्रिएट करना है कि आप पूरे क्लास का एनवायरनमेंट जो है सही हो और उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। आपने फिज़िकल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आते हैं, वेंटिलेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, रोशनी हो गया, आवाज़ शोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी पास से गली है या बाज़ार है, तो वहाँ से शोर की आवाज़ आ रही है, बच्चों को सुनने में मसला हो रहा है। तो ये सामान फिज़िकल एनवायरनमेंट में आ रहा है कि आपने बच्चों को एक ऐसा फिज़िकल एनवायरनमेंट पहुँचाना है क्लास में ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद जो है एनवायरनमेंट की बात होती है, क्लासरूम की क्लाइमेट की बात होती है। वो ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी तमाम स्टूडेंट्स के साथ आपने ऐसा ट्रीट करना है, चाहे वो डल हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, तमाम को आपने जो है वेलकम करना चाहिए। तमाम के साथ आपका बिहेवियर सही होना चाहिए। तमाम के साथ जो है आपने एक साथ यानी बराबरी का आपने सलूक करना है ताकि कोई कोई बच्चा एहसास कमतरी का शिकार ना हो या कोई बच्चा एहसास बरतरी का शिकार ना हो। तो आपका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स के साथ कि सबके साथ आपका जो है सही होना चाहिए। तब सबको आपने तवज्जो सब पे देना है।
ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बड़े फैमिली से आप उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कोई जो है नहीं पढ़ता है तो आपका उसको कम तवज्जो दे रहे हैं, नहीं बल्कि आपने आपका ट्रीटमेंट जो है सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और आखिर में जो है स्प्रिट द कॉर्प्स, ये एक आई थिंक ये स्पेनिश एक इडियम है या इटैलिक है। इसका मतलब ये है कि टीम वर्क। आप कोशिश करना है आपने कि क्लासरूम में जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चों को जो है एक जज़्बा हो, मिलकर काम करने का बच्चों के साथ अंदर जज़्बा हो और आप भी जो है मिलकर उनके साथ काम कर लें, ताकि जो है स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एक जो है जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं democratically development और develop a set of rules and consequences। ये डेमोक्रेटिकली इसको इसलिए लिखा गया है कि आप क्लास में जो आप हर टीचर के रूल्स होते हैं, हर टीचर रूल्स अपनाता है और रूल्स बच्चों को बताता है कि मेरा ये रूल है, मेरा ये रूल है। तो आपने क्या करना है, क्लास में बेशक आप रूल्स सेट कर लें, क्लास में बेशक आप जो है बच्चों को बताएँ कि आप लोग ऐसा करें, लेकिन आपके रूल्स हैं या आपके उनके नताइज हैं, वो बच्चों से मशावरत के बाद या बच्चों की ज़रूरत को बच्चों को मद्देनज़र रख कर जो है आपने रूल सेट करना है। यानी आपके रूल्स ऐसे ना हो जो सिर्फ़ आपको फ़ायदा पहुँचाते हों। आपके रूल्स आप बच्चों को भी फ़ायदा पहुँचाने वाले हों। आपके रूल्स सिर्फ़ आपकी आसानी के लिए ना हो, आपकी फैसिलिटी के लिए ना हो, बल्कि आपके रूल्स बच्चों के लिए भी बेहतर हो। आप कोशिश करें कि ऐसे रूल्स आप बनाएँ, अपने लिए रूल्स बनाएँ, लेकिन रूल्स बनाते वक़्त आप बच्चों को भी एतमाद में लें, या आप अगर वो बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपने लिए रूल्स सेट नहीं कर सकते, तो आप सोचें इसमें कि इसमें सिर्फ़ मेरा जो है वो जिस तरह के हैं आमिरियत का निज़ाम हुकूमत होता है या एक डेमोक्रेसी होता है। आमिरियत में ये होता है कि बस वो जो बड़ा होता है कंट्री का जो सदर होता है, तो वो सब कुछ करता है। वो जो चाहता है उसी तरह करता है। तो आपने जो है डिक्टेटरशिप आमिरियत नहीं करना है अपने रूल्स में क्लास में। आपने डेमोक्रेसी अपनाना है, डेमोक्रेटिकली आपने डेवलप करना है रूल्स को। यानी डेमोक्रेसी में ऐसे होता है कि तमाम जो है एमएनएज़, एमपीएज़ जो है मिलकर कोई रूल सेट करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, फिर उसको अप्रूव करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आपके रूल्स भी डेमोक्रेटिक हो, डिक्टेटरशिप वाले रूल्स ना हो। जिस तरह के स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनको नीड्स को मद्देनज़र रखकर, उनके एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखकर आप उनके साथ लिए रूल्स बनाएँ। लेकिन रूल्स के साथ-साथ फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस, यानी आप रूल्स जब बनाएँगे कि अगर कोई रूल तोड़ता है, तो उसको जो है उसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ उसकी ये सज़ा है। ये तमाम चीज़ें भी आपने चूज़ करना है जो कि ऐसा हो, मुनासिब हो, ना ज़्यादा मतलब खतरनाक भी ना हो, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है या आपकी पनिशमेंट है या सज़ा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ तंबीह के वास्ते होना चाहिए। तो ये आपके रूल्स सेट करने के लिए आपने ये चंद चीज़ें याद रखना है। नंबर 4 पे आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट में। तो आपने क्या करना है कि डेली क्लासरूम में डेली रूटीन आपने सेट करना है। अपने पीरियड्स के लिए आपने रूटीन सेट करना है कि किस तरह मुझे करना है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि आपने रूटीन सेट करते वक़्त आपने फ्लेक्सिबल रहना है, कि आपने क्लासरूम के दौरान आप कभी रूटीन टूट भी सकता है, कोई विज़िट भी आ सकता है या कोई और चीज़ बीच में आ जाता है, तो आपका रूटीन टूट सकता है। तो उसमें आपने फिर क्या करना है, आपने बिल्कुल ज़िद नहीं करना है कि भई मेरा ये रूटीन है, मुझे कंप्लीट करना है, स्टूडेंट्स के ऊपर भी फ़ोर्स नहीं करना है, बल्कि आपने फ्लेक्सिबल रहना है। कभी-कभार कुछ हो सकता है, कभी 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट पहले आप जो है क्लास स्टार्ट किया, तो ये जो आपने फ्लेक्सिबिलिटी आपके रूटीन में होनी चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। हम इसको अभी जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको डिटेल से हमें पढ़ना होता है, इसलिए लेक्चर्स भी थोड़े से डिटेल में हमें डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक टीचर को जो है फ्लेक्सिबल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो आप कहेंगे कि नहीं, उसको जो है बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ख़्याल है कि फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, अपनी बात का पक्का होना चाहिए उसको, अपने बात से नहीं हटना चाहिए उसको, तो फिर ये वो गलत बात होगी। फिर आप जो है क्लास को जब स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ टिप्स है, कुछ हिंट्स है, आप क्लास को कैसे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
क्लास में बच्चे जो है वो टाइम पर पहुंचने से, फॉर एग्जांपल असेंबली हो गया या सुबह टाइम पर वो पहुंचने से जो है तो कुछ लेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहले आते हैं, कुछ लेट करते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज रूटीन सेट कर सकते हैं कि सुबह सवेरे आपको अपने क्लास का जो है ऐसा जो है असाइनमेंट, ऐसा कोई एक्टिविटी आप उनको रखवा सकते हैं जो इंटरेस्टिंग हो बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे जो है वक्त से पहले हो सके तो वक्त से पहले वो अपने आप को पहुंचाएं। फिर इस दौरान आपने रूटीन के दौरान आपने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को आपने असिस्टेंस भी देना है, देखना भी है कि क्लास में क्या हो रहा है, आया जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ तमाम बच्चे कर रहे हैं, या कोई ऐसा नहीं कि कोई बच्चा सो रहा होता है, कोई बच्चा इधर उधर होता है। तो आपने इन चीज़ों को नोट करना होता है और आपने उनको असिस्टेंस भी देना होता है। फिर एक और इसमें है कि आप रूटीन के लिए, फॉर एग्जांपल इसमें होता है कि आप अक्सर उनको होमवर्क देते हैं या असाइनमेंट देते हैं, तो असाइनमेंट कलेक्ट करने में जो है तकरीबन 5-10 मिनट का टाइम लगता है। तो आप इसको बचाने के लिए, उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए आप एक बॉक्स भी लगा सकते हैं कि भाई डेली अपने असाइनमेंट्स आप लोग इस बॉक्स में रख दें। तो बच्चे एक-एक करके आसानी से जाते वक़्त, आते वक़्त अपने असाइनमेंट्स उस बॉक्स में डालेंगे। आप वहाँ पे आसानी से कलेक्ट करके आप उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो दिस वाज़ अबाउट डेली रूटीन ऑफ क्लासरूम। जो लास्ट है हमारे साथ क्लासरूम की बल्कि लास्ट नहीं, 5वां नंबर है कि मेक लर्निंग मोर अट्रैक्टिव एंड फन फॉर स्टूडेंट्स। देखिए एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि जो स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, वो टीचर्स के लिए नहीं होते हैं, बल्कि टीचर जो है उनके लिए रखे जाते हैं। असल जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन एम है स्कूल का, वो बच्चे ही होते हैं। तो आपने जो है अपने लर्निंग को अट्रैक्टिव बनाना है और स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब फन होना चाहिए उनके साथ, वो एन्जॉय करें आपके जो है टीचिंग को। आप टीचिंग को जो है एक आप कह सकते हैं एक ऑर्डर ना करें, आप जो है उनको एतमाद में लेकर, उनको मद्देनज़र रखकर, उनकी नीड्स को जो है आप फ़ोकस करके और उनके जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करके आप अपने जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है कि हो सकता है आपने पूरा अपने मैनेजमेंट का आपने प्लान किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मिसबिहेव करते हैं आपके साथ। अ, तो आपने फिर वहाँ पे क्या करना है, आपने क्विकली उसके साथ बिहेव करना है, लेकिन आपने ऐसे बिहेव करना है कि जो है स्टूडेंट्स जो हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आप वो डिस्टर्ब ना हो। अभी देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक सपोज़ आप अक्सर मैं देखता हूँ कि मैंने ये नोट किया है कि स्टूडेंट्स जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि पढ़ने या पढ़ाने के लेक्चर के दौरान वो किसी चीज़ से खेल रहे होते हैं या पेन के साथ खेल रहे होते हैं या कॉपी के साथ खेल रहे होते हैं। तो आप वहाँ से लेक्चर दे रहे हैं और वहाँ से वो बच्चा क्लास को डिस्टर्ब भी कर रहा है, आप उसको देख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे उसको डायरेक्ट नहीं कहना है कि आप ऐसा नहीं करें। आप उसका नाम लेकर आप ऐसा नहीं करें। तो आप वहाँ पे अगर आप उसका नाम लेकर उसको डाँटेंगे तो इससे ये होगा, इससे बहुत नुकसान होता है कि जितने स्टूडेंट्स आपकी तरफ अट्रैक्टिव थे, मतलब उनका अटेंशन आपकी तरफ था, लेक्चर की तरफ था, टॉपिक की तरफ था, तो वो उन सब का जो है ध्यान उस बच्चे की तरफ जाएगा। सब उस आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब बात करते हैं तो सब बच्चे उसकी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो एक चेन है, ये सिस्टम है वो टूट जाएगा, बच्चों का सबका ध्यान उधर चला जाता है। तो आप वो यहाँ से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है बच्चे को आप मना कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी आपने बोलना नहीं है, उसको इट्स नहीं करना है, लेकिन आपने ऐसे अंदाज़ से उसको मना करना है ताकि बच्चों की जो है जो तवज्जो है वो भी आपकी तरफ हो और जो बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी खामोश हो, आपकी तरफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे की तरफ आपने ऐसे गुस्से से देख लिया आपने, ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि ये जो है टीचर जो है मेरा जो है ये इस तरह करना टीचर को पसंद नहीं आ रहा है। या इसके अलावा आप कुछ और भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास में जो है पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अली जो है खेल रहा है, क्लास की तरफ नहीं देख रहा है। तो आप यहाँ पढ़ाते-पढ़ाते आप कह रहे हैं, "अली समझ तो आ रहा है ना आपको? जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है?" या आप उससे कोई क्वेश्चन भी कह सकते हैं, "अभी अली मैंने क्या कहा?" तो वो उसपे सोचेगा कि उसका ध्यान फिर आपकी तरफ हो जाएगा। तो इससे ये होगा
कि बाकी बच्चों का जो है ध्यान भी इंटरप्ट नहीं होगा, और अली भी जो है, अगर आप उसका नाम लेंगे, आप उसको मना नहीं करेंगे, बल्कि आप उसने अपने यहाँ पे आप रीडायरेक्टिंग, उसके बिहेवियर को रीडायरेक्ट करने के लिए आप उसका नाम लेकर आप उसको कह सकते हैं, अली आर यू गेटिंग, अली आपको समझ आ रहा है, तो फौरन वो आपकी तरफ देखेगा और तवज्जो दे देगा। तो आपने इन चीज़ों को आपने नोट करना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि जब कोई बच्चा मिसबिहेव करता है, तो आपने उसके बिहेवियर को एड करना है, उस बच्चे की करैक्टर को एड नहीं करना है कि आपके ख़ानदान वाले इस तरह है, या फिर आपके माँ-बाप ने इसी तरह आपकी तरबियत नहीं किया, या आपने आपसे उसे नफ़रत करने लगो कि ये मिसबिहेव करता है। तो आप उसके उस एक्शन से आप जो है उसको टारगेट करें, उसको हिट करें, लेकिन उस शख्स को, उस स्टूडेंट को, ज़ात को जो है आप हिट ना करें, उसके कैरेक्टर को आप हिट ना करें, क्योंकि ये बहुत इसके फिर नताइज कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत हो सकते हैं, बहुत आगे हो सकते हैं। और आखिरी जो बात है कि क्लासरूम में, एक क्लासरूम आपने फुल मैनेज किया, आपने क्लासरूम को बिल्कुल सब कुछ आपने तैयार कर लिया, तमाम चीज़ों को आपने अप्लाई किया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मैनेजमेंट से जो है, मैनेजमेंट में काबू में नहीं आते हैं, फिर भी वो मिसबिहेव करते हैं, फिर भी वो आपकी बात को नहीं मानते हैं। तो आपके साथ फिर फाइनल जो सॉल्यूशन है वो यही है कि व्हेन ऑल एल्स फेल, रिस्पेक्टफुली रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास। इज्जत के साथ, बेइज्जती के साथ नहीं, इज्जत के साथ आप उसको, मतलब आप किसी तरीके से आप उसको क्लास से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो आजकल आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है या टाइप्स ऑफ पेडागोजी, वो यही है, स्टूडेंट फोकस्ड है कि आपने स्टूडेंट का ख्याल हर हाल में रखना होता है। इसी यही वजह है कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ही बच्चों को मारने पे पाबंदी आ गई है। तो इस हालत में जो है आपने उसको बेइज्जत नहीं करना है, ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो, आपने उसको जो है मारना भी नहीं, आप उसको जो है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लास से जब आप उसको रिमूव कर सकते हैं, फिर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आप वन बाय वन आप उसको बाद में बुला सकते हैं कि देखिए आप क्लास में गलत करते हैं, आप क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए मैंने आपको निकाला, या आप उसको तंबीह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये काम करना है कि यहाँ पे आपने बच्चों को जो है अलग-अलग बुलाकर आप उसके साथ कंसल्ट आप उसके साथ करना है, उनके साथ वन बाय वन मुलाकात करना है। या इसके आप पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं कि आप अपने बच्चे को समझाएँ, ये इसका ये बिहेवियर है, ताकि जो है वो क्लास में मिसमैनेजमेंट जो है ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को हमारे जो क्लासरूम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये बेसिक जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, आप इसको नोट कर लें अपने साथ। किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में भी, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी ये चीज़ें आ सकते हैं। इनको आप नोट कर लें कि क्लास को जो है मैनेज रखने के लिए कौन-कौन से प्रिंसिपल्स अपनाने होते हैं। तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, और आज जो थ्योरीज़ ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट मैंने डिस्कस किया, और इससे हटकर जो स्कोप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया मैंने। नीड ऑफ जो है क्लासरूम मैनेजमेंट थोड़ा-सा डिस्कस किया। तो आई होप कि आप लोगों को आज समझ आ गया होगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा-सा लेंथी भी था। अगर इसको 2 हिस्से में तक़सीम किया जाए तो फिर वो टॉपिक भी नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा-सा क्लास भी लेंथी हो गया। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ ना आए तो काइंडली आप लोग जो है 6 से 8 तक जो है गिवन नंबर पर अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप लोगों का डेली जो टेस्ट है, आज की क्लास का भी आप लोगों का जो है टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन, जिसके लिए आप लोगों को, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि हमें टेस्ट किस तरह देना है। तो काइंडली गेट रेडी, और इसके एमसीक्यूज़ नोट्स भी बनाएँ इस लेक्चर के, ताकि आप लोगों की एमसीक्यूज़ की तैयारी भी हो सके टेस्ट की, और अब लोगों का जो आने वाला टेस्ट है उसकी तैयारी भी हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया।